हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं सॉल्यूशंस यूनिट का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, और इसी पार्ट में हम स्टडी करेंगे रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस और उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसी में हम स्टडी करेंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ से नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसके बारे में, और आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में। At last we will study about the vapor pressure of solutions of solids in liquids। यानी लिक्विड में हम सॉलिड मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में, और इस पार्ट से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि कोई लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन जो वेपर पैदा करता है इवेपोरेशन के द्वारा, वो वेपर जो प्रेशर डालेंगे उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम समझते हैं। इसके लिए हम एक इवैक्यूएटेड वेसल लेते हैं। इवैक्यूएटेड वेसल क्या होता है, यानी ऐसा वेसल जिसमें वैक्यूम पंप अप्लाई करके उसके अंदर कोई गैस एयर वगैरह है वो हम निकाल लेते हैं, वो वेसल बिल्कुल खाली हो जाता है, उसमें वैक्यूम हो जाता है। ऐसे वेसल को हम इवैक्यूएटेड वेसल कहते हैं। जैसे यह वेसल बिल्कुल खाली हो तो इसे हम इवैक्यूएटेड वेसल बोलेंगे। इस वेसल को जिसमें वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड वेसल है, इसको हम एक मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। इसमें मैनोमीटर में मरकरी है और इस मैनोमीटर के दोनों लिम्स यानी दोनों तरफ जो है मरकरी का लेवल सेम है। तो जब इसको मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें लेवल दोनों तरफ सेम रहता है। इसके बाद हम इस इवैक्यूएटेड वेसल में एक लिक्विड या सॉल्यूशन डाल देते हैं, और वो लिक्विड या सॉल्यूशन इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा वेपर प्रोड्यूस करेगा। ये वेपर जब ऊपर एम्प्टी स्पेस में जाएंगे तो ये इस लिंब में भी जाएंगे, और इस लिंब में जाकर ये मरकरी पर प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मरकरी पर, तो एक तरफ की मरकरी जो है उस पर प्रेशर डलने की वजह से उसका लेवल नीचे की तरफ हो जाएगा, तो दूसरी तरफ की मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ होने लग जाएगा। धीरे धीरे इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा पार्टिकल्स ज़्यादा वेपर बनाएंगे और मरकरी का लेवल धीरे धीरे इस लिंब में नीचे की तरफ होता जाएगा, उधर ऊपर की तरफ होता जाएगा, इधर नीचे की तरफ होता जाएगा, उधर ऊपर की तरफ होता जाएगा। लेकिन साथ साथ कुछ पार्टिकल्स ऑफ वेपर की फॉर्म में जो है वो मूव करके नीचे की तरफ आएंगे और लिक्विड से टकराकर लिक्विड के अंदर मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन तेज होगा क्योंकि ऊपर वेपर कम है तो कंडेंसेशन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंडेंसेशन की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा संख्या में नीचे की तरफ आएंगे और लिक्विड से टकरा के लिक्विड में मिल जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इवेपोरेशन होगा उतनी ही तेजी से कंडेंसेशन भी होगा, तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एंड एट दैट टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और उस टाइम पर ये जो वेपर हैं इनके बीच में और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वेपर की संख्या ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी और मरकरी का लेवल भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब जितने वेपर हैं लगभग उतने ही रहेंगे। इस टाइम पर ये वेपर जो इक्विलिब्रियम के दौरान प्रेशर डाल रहे हैं उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, और वो दोनों तरफ के जो मरकरी का लेवल है उनके डिफरेंस के रूप में इसको मेजर किया जाता है। यानी इधर की मरकरी का लेवल और इधर की मरकरी का लेवल, दोनों तरफ की मरकरी का जो लेवल है उसका डिफरेंस यानी ये जो P है यही वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स in equilibrium with the liquid or liquid solution at a particular temperature is called vapor pressure। यानी कि वो प्रेशर जो किसी लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में जो वेपर है उसके वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी टेम्परेचर पर, वह उस लिक्विड का या उस लिक्विड सॉल्यूशन का उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर मतलब लिक्विड कैसा है, वह कम वोलेटाइल है यानी कम भाप बनाता है, या ज्यादा वोलेटाइल है ज्यादा भाप बनाता है। तो वो कम वोलेटाइल है ज्यादा वोलेटाइल है ये डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो कम वेपर बनाएगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, कम वेपर बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा और ज्यादा वेपर बनाएगा। जैसे हम कंपेयर करें वाटर को और एसीटोन को,
तो वाटर का वेपर प्रेशर एसीटोन के वेपर प्रेशर से कम होता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है। लेकिन एसीटोन के पार्टिकल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसलिए एसीटोन का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर से वीक होता है, इसलिए एसीटोन ज्यादा वेपर बनाता है, ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और वाटर का वेपर प्रेशर कम है। दूसरा फैक्टर हम स्टडी करें वो है टेम्परेचर। हमें पता है कि जैसे हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वह ज्यादा वेपर बनाता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इट मींस वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा टूटते हैं और वो ज्यादा वेपर बनाते हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भी लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अब हम करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो और दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। तो ऐसे सिस्टम को हम लेते हैं जिसमें हम दो लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं। तो एक लिक्विड ए जिसे हमने बोला है, उस ए लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में वो है XA और बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है XB, और दोनों लिक्विड वेपर बनाएंगे। तो ए लिक्विड जो वेपर बनाएगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है PA और बी लिक्विड का जो वेपर बनेंगे उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो है PB। अब हमें पता है, हम समझ सकते हैं कि जो लिक्विड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो वेपर बनाएगा, और यही राउल्ट लॉ भी कहता है कि partial vapor pressure of any component in the liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। यानी कि A कंपोनेंट का partial vapor pressure जो है वो XA यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इस तरीके से PB हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब PA is directly proportional to XA and PA is equal to XA PA naught। यहाँ पर PA naught जो है that is the constant of proportionality and it is the vapor pressure of A component in the pure state। यानी अगर हम प्योर लिक्विड A लें तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा that is PA naught प्योर स्टेट में। तो इस तरीके से PA is equal to XA PA naught और PB हो जाता है XB PB naught। इस तरीके से हम राउल्ट लॉ को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि PA is equal to XA PA naught and PB is equal to XB PB naught, यानी कि in a solution the vapor pressure of each component is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अलावा यह डेफिनेशन इसलिए भी बेटर है क्योंकि इसमें प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसको भी कंसिडर किया गया है। अब हम इसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा ए कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम। सो P is equal to PA प्लस PB, और इनकी PA की और PB की वैल्यू पुट करें सो दिस बिकम्स इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। अब XA में पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो हम XA की वैल्यू 1 माइनस XB इसमें पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाती है 1 माइनस XB PA नॉट प्लस XB PB नॉट, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू PB नॉट माइनस PA नॉट होल इनटू XB प्लस PA नॉट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि टोटल वेपर प्रेशर जो है इसके इक्वल हो जाता है, और इस टर्म में सिर्फ XB है XA नहीं है, क्योंकि हमने XA को 1 माइनस XB ले लिया था। इस तरीके से हम XB को 1 माइनस XA लें तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, तो इसमें सिर्फ XA होगा XB नहीं होगा। तो अगर हम इस तरीके से करें तो इक्वेशन में या तो XB होगा या फिर XA होगा, तो या तो हम XB से रिलेट कर सकते हैं टोटल प्रेशर को या XA के साथ रिलेट कर सकते हैं टोटल प्रेशर को। तो इससे ये दो पॉइंट सामने आते हैं। इन इक्वेशन से हमें समझ सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसी एक कंपोनेंट के
मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया जा सकता है। और दूसरी बात जो सामने आती है कि अगर हम किसी एक कंपोनेंट को बढ़ाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। इट मींस टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। इसको हम अच्छी तरीके से इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये ग्राफ जो है वेपर प्रेशर और बी के मोल फ्रैक्शन के बीच में, यानी एक्स बी और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ है। ये जो लाइन है ये प्योर कंपोनेंट ए के लिए है, तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, यानी पी ए नोट। तो ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट क्या है, पी ए नोट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये प्योर कंपोनेंट बी के लिए है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी बी नोट, मींस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। बीच में जो ग्राफ है वो ग्राफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए है। इस पॉइंट पर हमें पता है, इस लाइन पर सिर्फ कंपोनेंट ए है, तो एक्स ए तो है 1 और एक्स बी है 0, और इस लाइन पर एक्स ए है 0 और एक्स बी है 1, क्योंकि इधर सिर्फ बी है और इधर सिर्फ ए है। लेकिन अगर हम इधर से उधर जाते हैं इस ग्राफ में, तो जो वेपर प्रेशर है ए का वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मतलब मान लो हम ये 0.1 0.2 हम या 0.2 पे पहुंचते हैं तो ए का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.2 मोल फ्रैक्शन किसका ऐड कर दिया, एक्स बी का। एक्स बी हमने 0.2 ऐड कर दिया और एक्स ए कितना रह गया 0.8। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर 0.8 तो है एक्स ए और 0.2 है एक्स बी। तो एक्स बी का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, क्योंकि ये लाइन जो है ये पी बी की है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना है इस पॉइंट पर, एक्स बी का वेपर प्रेशर है इतना और एक्स ए का वेपर प्रेशर है इतना। इस वेपर प्रेशर को अगर हम इसके ऊपर रखें तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाता है इतना, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इतना तो है पी ए और इतना तो है पी ए और इतना है पी बी। तो पी ए प्लस पी बी हम ऐड करें तो इतना टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर किसका है, पी ए प्लस पी बी का, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर। यानी ये जो लाइन है लीनियर लाइन, ये टोटल वेपर प्रेशर के लिए है। ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, ये लाइन जो है ये ए के वेपर प्रेशर के लिए है और ये लाइन जो है ये बी के वेपर प्रेशर के लिए है। जब हम इधर से उधर की तरफ जाते हैं तो ए का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, तो ए का जो वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है और बी के वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आते आते एक्स ए की लाइन जो है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ए का 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर बी जो है उसका टोटल वेपर प्रेशर पूरा होता है, तो ये प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पी बी नोट हो जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है और हर एक पॉइंट पर जो पी होगा वो पी ए और पी बी का सम होगा और ये लाइन लीनियर होगी। और अगर ये लाइन लीनियर हो तो ये ग्राफ जो है रॉल्ट लॉ को ओबे करता है, और ऐसे सॉल्यूशन को जो रॉल्ट लॉ को ओबे करे ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबेज द रॉल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा जब उसकी ये जो लाइंस हैं ग्राफ में, ये लाइनें जो है लीनियर होंगी, सीधी होंगी। यहाँ पर हम दूसरी बात देखें, अगर प्योर कंपोनेंट ए लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पी ए नोट है, वो नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ ग्राफ इतना है। और अगर प्योर कंपोनेंट बी ले तो उसका पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि बी अगर अकेला हो तो वो ज्यादा वोलेटाइल है और ए अगर अकेला हो तो वो कम वोलेटाइल है। इट मीन्स इस ग्राफ में बी कंपोनेंट जो है वो ए कंपोनेंट से ज्यादा वोलेटाइल है। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल होता तो ये एक लाइन ऊपर होती और ये पी बी पॉइंट जो है ये नीचे होता। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर हम देखें अब मोल फ्रैक्शन, तो किसी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का उसको हम कहते हैं एक्स ए एंड एक्स बी। लेकिन उसके ऊपर जो वेपर है सॉल्यूशन के ऊपर, उस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है अगर हम उनको वाई ए एंड वाई बी कहें कि वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, तो
हमारे पास जो इक्वेशन बनती हैं वो होती हैं, जो फॉर्मूले बनते हैं कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल एंड पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। तो इस तरीके से जैसे ए कंपोनेंट के लिए देखें तो वाई ए को हम पी ए यानी कि ए लिक्विड के वेपर प्रेशर, ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन को। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंसंट्रेशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। यानी सभी कंसंट्रेशंस पर जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। यानी हम इस ग्राफ में देखें तो चाहे हम किसी की कंसंट्रेशन कम लें या ज़्यादा लें, चाहे मोल फ्रैक्शन ए का कम लें चाहे बी का कम लें, चाहे दोनों का मोल फ्रैक्शन लगभग बराबर लें, सभी कंसंट्रेशंस पर ये रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ग्राफ है पी ए का, पी बी का और पी का वो लीनियर है, सीधा है, इसलिए ये रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। और ऐसे केसेज में जो पी ए होता है वो बिल्कुल बराबर होता है किसके? एक्स ए पी ए नोट के, और पी बी बराबर होता है किसके? एक्स बी पी बी नोट के। तो ये रॉल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशंस पर ओबे कर रहे हैं, इसलिए आइडियल सॉल्यूशंस हैं। और क्या ऑब्जर्वेशंस हैं ऐसे सॉल्यूशंस में कि ऐसे सॉल्यूशंस जब बनते हैं, हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो डेल बी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी टोटल वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स इज इक्वल टू 0। जैसे हम दो लिक्विड लें ए और बी, हमने 70 मिलीलीटर जो है वो ए लिया है और 40 मिलीलीटर बी लिया है, तो उनको मिक्स करने पर जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 110 मिलीलीटर। वो बिल्कुल 110 मिलीलीटर बनेगा। 70 प्लस 40 इक्वल टू 110, ना उससे कम बनेगा ना उससे ज़्यादा बनेगा, पूरा 110 मिलीलीटर बनेगा, तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसमें कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, यानी डेल एच ऑन मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कोई भी हीट ना उसमें अब्जॉर्ब होगी ओवरऑल, ना ही इवॉल्व होगी, यानी टोटल एनर्जी चेंज भी कितना होगा? 0 होगा। ऐसे सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं अगर उसका रीजन स्टडी करें तो जैसे हमने दो प्योर लिक्विड लिए थे ए और बी, हम ए लिक्विड लें और बी लिक्विड लें, तो ए लिक्विड में ए के सभी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी लिक्विड में बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेंगे और इनके आपस के बीच के बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, और ए का बॉन्ड टूट जाएगा, बी का बॉन्ड टूट जाएगा और ए के बी के साथ बॉन्ड बन जाएंगे, तो ए बी बॉन्ड बनेंगे इनमें। और ये बॉन्ड जो है यानी ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में, वो ए और बी कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनके लगभग बराबर ही हैं। इसलिए इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है प्योर कंपोनेंट्स में, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी हीट अब्जॉर्ब होती है, जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, तो जो हीट इवॉल्व होगी वो उतनी ही हीट इवॉल्व होगी जितनी बॉन्ड को तोड़ते टाइम अब्जॉर्ब हुई थी। सो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द breaking of bonds in the pure components. Therefore, there will be no enthalpy change or no heat change during this process. इसलिए कोई हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं होती और वो बॉन्ड जो है वो उतने ही अट्रैक्टिव फोर्सेज वाले बनते हैं जितने पहले थे। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। और ऐसा तभी होता है जो हमने दो लिक्विड मिक्स किए हैं, दोनों लिक्विड्स की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी हो। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे लिक्विड के सॉल्यूशन है जिनकी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी हो, जैसे बेंजीनोल टोल्यूइन का जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन, और ऐसे ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन। तो ये सभी ये एग्जांपल हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एंड दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यानी वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। और ऐसे केसेज में ये जो P और PB और PA के जो ग्राफ है ये भी लीनियर नहीं होते। ये ग्राफ जो है या तो उनके ऊपर इस तरीके से होते हैं यानी पॉजिटिव डेविएशन, या इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन इस टाइप से। तो ये लीनियर नहीं होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे केसेज में जो P जो है वो XA PA0 के इक्वल नहीं है और PB जो है वो भी XB PB0 के इक्वल नहीं है, या तो PA जो है वो XA PA0 से कम है या इससे ज्यादा है, ऐसे ही PB। दूसरी बात, ऐसे लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम चेंज होता है वो भी जीरो नहीं होता, यानी कि वॉल्यूम चेंज इसमें होता है। हम अगर 70 मिलीलीटर A में 40 मिलीलीटर B मिक्स करें तो वो 110 मिलीलीटर होना चाहिए, लेकिन वो पर 110 मिलीलीटर नहीं होता, या तो उससे कम होता है या उससे कुछ ज्यादा होता है। और एंथैल्पी चेंज भी जो होता है वो भी मिक्स करने पर जीरो नहीं होता, यानी कि या तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है ओवरऑल या हीट इवॉल्व होती है, यानी डेल्टा एच भी जो है वो जीरो नहीं होता। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमने जो प्योर कंपोनेंट्स ए और बी जब हम मिक्स करते हैं तो प्योर कंपोनेंट में जो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिक्स करने के बाद जो ए बी बनेगा वो बाद वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले प्योर कंपोनेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल ना हो, उसके सिमिलर ना हो, तो ऐसे केसेज में या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। तो ऐसे केसेज में जो है सॉल्यूशन जो बनेगा वो नॉन आइडियल होगा। ऐसे सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो वो इस ग्राफ में जो लीनियर लाइन है उससे ऊपर की तरफ जाए उनका ग्राफ, यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करे, या फिर उनके नीचे की तरफ जाए तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन दो टाइप के हो जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, और दूसरे होते हैं सॉल्यूशंस शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो पहले करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिनका रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो। तो हम देखें कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लीनियर लाइंस हैं, ये लीनियर लाइंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें ये लाइंस लीनियर ना होगी, जैसे ये लाइन लीनियर ना होनी चाहिए ऐसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर ये लाइन इससे ऊपर की तरफ जाए, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ ये लाइन हो, तो पी बी की लाइन भी ऊपर की तरफ है, पी ए की लाइन भी लीनियर लाइन से ऊपर की तरफ है, और टोटल वेपर प्रेशर पी की लाइन भी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि पी तो पी ए और पी बी का सम होता है। तो ऐसे डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, क्यों होगा? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होना। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब वो सॉल्यूशन ज्यादा वेपर बनाएगा। ज्यादा वेपर इसलिए बनाएगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि अगर प्योर लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच में जो प्योर, अगर हम प्योर ए लें तो उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी जो हमने लिया है उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, लेकिन उनको मिक्स करने के बाद ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो वीक हो, तो ऐसे केसेज में पॉजिटिव डेविएशन हमें रॉल्स लॉ से देखने को मिलता है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के कारण उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऐसे सॉल्यूशंस का प्योर लिक्विड से। अब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर इज मोर देन द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन। तो पीए की वैल्यू जो है वो एक्स ए पी ए नोट से ज्यादा होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन है तो पीए की वैल्यू जो है वो लीनियर लाइन से ज्यादा है, तो पीए इज मोर देन एक्स ए पी ए नोट एंड पीबी इज मोर देन एक्स बी पीबी नोट। ऐसे केसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए अगर हम दो लिक्विड को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम उनको मिलाने के बाद जो है वो उनके प्योर लिक्विड के सम से ज्यादा होगा। यानी अब हम 70 मिलीलीटर ए में 40 मिलीलीटर बी मिलाएंगे तो 110 मिलीलीटर से कुछ ज्यादा होगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू एंड डेल वी ऑन मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, इट विल बी मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके अलावा डेल एच ऑन मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी ऐसे केसेज में डेल एच की वैल्यू यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इट मींस एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्यों अब्जॉर्ब होगी? क्योंकि प्योर कंपोनेंट में जो बॉन्ड टूटे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो बॉन्ड बने हैं मिक्सिंग के बाद वो वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ज्यादा, और वीक बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलेगी कम। तो एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा हो और निकले कम,
तो ओवरऑल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और डेल एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ऐसा हमें इनमें देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बात करें इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है कंपेरेटिवली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और एसीटोन के पार्टिकल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, इथेनॉल को और एसीटोन को, तो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर एसीटोन के पार्टिकल्स उनके बीच में आ जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और वीक इंटरेक्शन बनता है। तो ऐसे केस में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस के अगर हम और एग्जांपल करें, तो जैसे हम एल्कोहल यानी जैसे इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल को हम वाटर में मिक्स करें, या फिर एसीटोन को बेंजीन में मिक्स करें, या कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में मिक्स करें, तो ये इसके और एग्जांपल हो जाते हैं जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस में जो वेपर प्रेशर है वो अगर उसी कंपोजिशन में आइडियल सॉल्यूशन बनाए तो उनसे ज़्यादा होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये लाइन है, लेकिन ऐसे पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए ये लाइन है। तो वेपर प्रेशर जो है पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे ये पॉइंट हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो है इस टाइम पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा और वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। ये किसी एक फिक्स कंपोजिशन पर होता है, यानी किस कंपोजिशन पर है, जैसे इस कंपोजिशन पर है, मान लो इस टाइम पर एक्स ए 23% है। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें तो सपोज हम एग्जांपल के तौर पर ले लें कि ए का परसेंटेज जो है 23% है और बी का परसेंटेज 77% है। तो सिर्फ इसी कंपोजिशन पर ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा और ये एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होगा। जैसे अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन को इस कंपोजिशन पर बॉयल करें और हम बॉइलिंग करते करते उसके अगर हम सैंपल लें तो 800 मिलीलीटर बच जाएगा जब बॉयल होकर। तब भी हम अगर उसका सैंपल लें, उसको चेक करें, तो उसमें ए का परसेंटेज 23 मिलेगा और बी का 77। 400 मिलीलीटर हो गया बॉयल होते होते, तो भी उसका ए का परसेंटेज जो है वो 23 रहेगा और बी का 77 रहेगा। यानी कि परसेंटेज चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, उनकी कंपोजिशन फिक्स रहेगी। ऐसे मिक्सचर्स को ऐसे टाइम पर हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। यानी एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस विच एट फिक्स कंपोजिशन बॉयल लाइक प्योर लिक्विड। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस जो एक फिक्स कंपोजिशन पर प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करते हैं उन्हें हम एजियोट्रोप्स कहते हैं। ऐसे केस में हमें जो इस कंपोजिशन पर पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो सॉल्यूशन मिला है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है और वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। तो ऐसे एजियोट्रोप को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पर मिनिमम है, इसलिए हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग मींस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। अब हम करते हैं नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो नेगेटिव डेविएशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन से बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसा कि आपने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन से कम होता है। और उसका ग्राफ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ये लीनियर लाइंस थी इनसे नीचे की तरफ होता है। तो पीए की लाइन भी नीचे की तरफ होगी और पीबी का ग्राफ भी नीचे की तरफ होगा, और इसलिए टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ भी नीचे की तरफ होगा और वेपर प्रेशर कम होगा इसलिए आइडियल सॉल्यूशन से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? वेपर प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि अगर हम दो कंपोनेंट को मिक्स करें, जैसे ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करें, तो मिक्स करने से पहले जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे और बी कंपोनेंट में जो बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, उनको मिक्स करने के बाद ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, वो प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्योर कंपोनेंट में थे ये वीक होते हैं, और मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के कारण वो कम वेपर बनाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे केसेज में जो
वेपर प्रेशर होता है ए कंपोनेंट का वो XAPA0 से कम होता है और पीबी जो होता है वो XBPB0 से कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने के कारण, अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है मिक्स करने के बाद, इसलिए जो वॉल्यूम चेंज होता है मिक्स करने पर वो उनके सम से कम होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि अगर हम 70 ml A और 30 ml B मिक्स करें तो टोटल 100 ml होना चाहिए अगर वो आइडियल सॉल्यूशन हो तो, लेकिन ऐसे नेगेटिव डेविएशन के केस में जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 70 + 30 100 ना होके उससे कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और वेपर प्रेशर कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वॉल्यूम चेंज जो होगा वो नेगेटिव होगा। सेकेंडली, इस केस में मिक्स करने पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जो बनने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मिक्स करने के बाद जो ए और बी कंपोनेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब तो कम होती है लेकिन एनर्जी इवॉल्व ज़्यादा होती है, और एनर्जी इवॉल्व ज़्यादा होने के कारण एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होता है। तो ऐसे केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है मिक्स करने के बाद। जैसे हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करें तो पहले इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन मिक्स करने के बाद जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है वो एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जो प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होता है। अब हम वेपर प्रेशर की बात करें कि किसी एक कंपोजिशन पर, जैसे ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पर जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम होता है और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, और इस कंपोजिशन पर यह सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन की तरह ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर का काम करेगा और इसकी कंपोजिशन चेंज बॉइल करने पर नहीं होगी। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए इस एजियोट्रोप को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें इसके, तो अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 वगैरह को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो भी नेगेटिव डेविएशन वाला ही सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से एसीटोन और एल्यूमिन को मिक्स करें या क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को मिक्स करें तो ये जो मिक्सचर्स हैं यानी ये जो सॉल्यूशंस बनेंगे ये भी रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन ही शो करते हैं। तो जैसा कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में देखा कि एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन होती है, उस डेफिनेट कंपोजिशन पर जो सॉल्यूशन या मिक्सचर है वो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होता है। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। तो एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर is the mixture or solution having a definite composition and boiling like a pure liquid। अब ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन में हमें अलग टाइप का एजियोट्रोप मिलता है और नेगेटिव डेविएशन में हमें अलग टाइप का एजियोट्रोप मिलता है। तो पहला आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो हमें पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है, और इसमें एजियोट्रोप जो है उस जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मिनिमम होता है उस कंपोजिशन पर। जैसा हम वाटर और इथेनॉल को मिक्स करें तो हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है कि 373.15 केल्विन होता है और इथेनॉल का प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन होता है। जब हम इथेनॉल का वाटर में 95.4% सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है और उसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों प्योर कंपोनेंट से कम प्राप्त होता है। हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है 351.15 केल्विन। इसी तरीके से हम नेगेटिव डेविएशन में हमें जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जैसे हम नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिक्स करें तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन होता है प्योर नाइट्रिक एसिड का, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 373.15 केल्विन होता है। जब हम 68% सॉल्यूशन बनाते हैं नाइट्रिक एसिड का वाटर में, यही कंपोजिशन का मिक्सचर हमारे लैब में प्रेजेंट होता है बोतल्स में, तो ये 68% सॉल्यूशन हम नाइट्रिक एसिड का वाटर में बनाते हैं
तब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों प्योर लिक्विड से ज़्यादा होता है और ये हमें मिलता है 393.5 केल्विन। तो इस तरीके से एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स में एक खास बात होती है कि उनको हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उनको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, तो उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। यानी हम सॉल्यूशन को कितना भी, जैसे हम मान लो वाटर और इथेनॉल के इस 95.4% सॉल्यूशन इथेनॉल का वाटर में है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो चाहे हम 1 लीटर को बॉयल कर करके अगर हम 100 ml भी रह जाए तो भी उसमें इथेनॉल का परसेंटेज 95.4% रहेगा और वाटर का परसेंटेज 4.6% रहेगा। यानी कि परसेंटेज चेंज नहीं होगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, इसलिए इनको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाते हैं हमारे एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। इसके बाद हम सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं राउट फ्लो पे। तो जैसे हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथेनॉल इज 0.80। यानी इथेनॉल और मिथेनॉल का सॉल्यूशन बना रखा है, उसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.80 है और वेपर प्रेशर प्योर इथेनॉल का 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये भी इथेनॉल का प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर दे रखा है। व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल। अगर सॉल्यूशन आइडियल हो तो इसमें राउट लॉ एप्लीकेबल होगा, वो फॉर्मूला काम करेगा। तो उसमें इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हमें PA कैलकुलेट करना है। तो XA हमें पता है, अगर हम इथेनॉल को A माने और मिथेनॉल को B माने तो PA जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, दिस इज इक्वल टू XA। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल वो है 0.80 एंड मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन द प्योर स्टेट। तो वो हमें पता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो 0.80 into 40 दिस कम्स आउट टू बी 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूला अगर हमें पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर अब हम एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का 200 मिलीमीटर एंड 415 मिलीमीटर है रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो वेपर प्रेशर दे रखे हैं ये प्योर लिक्विड के दे रखे हैं। प्योर क्लोरोफॉर्म का 200 मिलीमीटर है और प्योर डाइक्लोरोमीथेन का 415 मिलीमीटर है। नाउ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है, यानी P टोटल हमें कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म विद 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो हमें इनके मास दे रखे हैं सॉल्यूशन में और इनके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दे रखे हैं। इनसे हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें PA एंड PB कैलकुलेट करने होंगे। तो जैसे हमारे पास PA का फॉर्मूला है कि PA इज इक्वल टू XA PA नोट। तो PA नोट हमें पता है क्योंकि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर हमें पता है। तो हमें X यानी मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें मास दे रखा है। तो मास से हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स से हम उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसके वेपर प्रेशर जो है अलग अलग कंपोनेंट का निकालेंगे और उससे टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि मोलर मास कितना होता है, ताकि हम मास को मोलर मास से डिवाइड करके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास जो होता है इसका फॉर्मूला है CH3Cl3। तो C का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1 है उसका 1, तो क्लोरीन 3 है और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। तो 35.5 into 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका सम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से मोलर मास हम कैलकुलेट करें डाइक्लोरोमीथेन का। तो CH2Cl2 का मोलर मास 12 प्लस 1 into 2 प्लस 35.5 into 2 और ये हो जाता है 85 ग्राम पर मोल। अब इनके मोलर मास कैलकुलेट होने के बाद हम इनके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का जो नंबर ऑफ मोल है विच विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो है इसका 25.5 ग्राम और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 119.5। तो ये हो जाता है इसके 0.213 नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं क्लोरोफॉर्म के। इस तरीके से हम डाइक्लोरोमीथेन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मास है 40 ग्राम, मोलर मास है 85 ग्राम पर मोल। तो 40/85 दिस विल बी इक्वल टू 0.47 नंबर ऑफ मोल हो जाते हैं इसके डाइक्लोरोमीथेन के। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट होने के बाद हम इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स प्लस
डाइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स। ये हो जाता है 0.312। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का। अब दो ही कंपोनेंट है इसमें, तो 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा 1 माइनस 0.312 दिस इज इक्वल टू 0.688। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन हमारे पास हैं और प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर हैं, तो इससे हम क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, तो यानी कि एक्स क्लोरोफॉर्म इंटू पी नोट क्लोरोफॉर्म। दिस विल बी इक्वल टू एक्स कितना है क्लोरोफॉर्म का 0.312 और पी नोट कितना है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हम ये वैल्यू रखते हैं, तो जो वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का दिस इज बिकम्स इक्वल टू 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरीके से हम डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें x की वैल्यू है 0.688 और हम ऊपर देखते हैं प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है 415। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर आ जाता है 285.52 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हमारे पास अब दोनों वेपर प्रेशर आ जाते हैं, हम उन दोनों का सम कर देते हैं तो टोटल प्रेशर आ जाता है। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 62.4 प्लस 285.52 दिस बिकम्स इक्वल टू 347.92 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हमारा पहला पार्ट कैलकुलेट हो जाता है जिसमें हमें टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना था। दूसरे पार्ट में हम देखें, हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, यानी वाई कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि वाई का जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू पी अपॉन पी टोटल। तो वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा पी क्लोरोफॉर्म अपॉन पी टोटल। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 62.4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना है 347.9। तो ये कितना हो जाता है 0.18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सॉरी मोल फ्रैक्शन है, दिस इज नॉट मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दिस इज 0.18 मोल फ्रैक्शन हो जाता है। और इसी तरीके से इसको 1 में से माइनस कर देते हैं हम, तो 1 माइनस 0.18 दिस बिकम्स इक्वल टू 0.82 दिस बिकम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन द वेपर फेज। तो ये सेकंड पार्ट पे हमारा कैलकुलेट हो जाता है, दोनों के मोल फ्रैक्शन 0.18 और 0.82 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। यानी अगर हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो प्योर लिक्विड है इसने ज़्यादा वेपर बना रखी है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। जबकि हम अगर सॉल्यूशन लेते हैं यानी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो कम वेपर बनते हैं, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर लिक्विड से सेम टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्योर लिक्विड में सरफेस पर सभी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और वो सभी पार्टिकल जो हैं वो वेपर बना सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, टेंडेंसी है उनकी, इसलिए इसमें ज़्यादा वेपर्स बनते हैं। जबकि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं किसी लिक्विड में तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर नहीं बना सकते। वो लिक्विड में मिक्स हैं, इसलिए मिक्स होने के कारण कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ जाते हैं और सरफेस पर जैसे हमने ये डार्क सर्कल शो कर रखे हैं ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पर हैं लेकिन ये वेपर नहीं बनाएंगे। इसलिए सरफेस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम है, प्योर लिक्विड से कम पार्टिकल सरफेस पर है लिक्विड के, इसलिए कम पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर होने के कारण कम वेपर बनेंगे इसमें। इसलिए जो स्केपिंग टेंडेंसी है लिक्विड के पार्टिकल्स की वेपर बनाने के लिए वो डिक्रीज हो जाती है और स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होने के कारण वो कम वेपर बनाएंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। यानी वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम दो लिक्विड लें, एक में सेम अमाउंट में लिक्विड लेकर हमने उनमें सॉल्यूट मिक्स कर रखा है, एक में कम सॉल्यूट है एक में ज़्यादा सॉल्यूट है, तो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट है उसमें
वेपर प्रेशर कम होगा और जिसमें कम सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, सॉल्वेंट बढ़ेगा तो यानी कि सॉल्यूट कम हो रहा है और सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका एक लीनियर ग्राफ हमें मिलता है। तो इस तरीके से सॉलिड मिक्स करने पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सभी बातें इस पार्ट में स्टडी की। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।